Hello, Namaste, Vanakkam, and as you know, I'm your teacher Khushi and welcome to दीदी की पाठशाला। तो क्लास 12 आप लोगों की हिस्ट्री का जो चैप्टर 3 हमने शुरू किया था जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, तो वो चैप्टर आप लोगों का जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं उसका लास्ट पार्ट आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी इसके कंप्लीट कर चुके हैं। जो चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो चैनल है वो एजुकेशनल चैनल भी है और इन्फॉर्मेटिव चैनल भी है। तो जो भी 3 पार्ट्स हैं आप लोगों के, वो क्लास 12 हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आप लोगों को वो तीनों क्लासेस मिल जाएंगी एंड देन ये 4th क्लास भी मैं वहां पर ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको चैनल पसंद आ रहा है और जिनको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को जरूर शेयर करें। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हाँ तो बेटा आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने क्लास 12 का ये चैप्टर 3 इसके में 3 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं और ये 4th वीडियो है आप लोगों की। तो 4th वीडियो में अब हम आज का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस करा था एक बार उसको देख लेते हैं। इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस करा था वो 4 वर्णों के बारे में पढ़ा था। भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके बारे में पढ़ा था। और इनसे अलग, इनसे परे जो वर्ण थे 4, एक वर्ण जो जिसे चांडाल के नाम से जाना जाता था वो भी हमने यहाँ पर देखा था। और साथ ही साथ कुछ विदेश यात्रियों का विवरण देखा था कि उन्होंने क्या कहा है इस स्थिति के बारे में। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है संपत्ति पर अधिकार लैंगिक और वर्ण के आधार पर। ठीक है, तो आपको पता है कि उस समय पर संपत्ति पर मतलब जैसे कि आपको पहले से शुरू से पता है कि संपत्ति क्या होता है। जैसे अब मेरे पिताजी के पास जो संपत्ति है या शुरू से ऐसे पितृवंशिकता चलती आई है, तो जो संपत्ति पिता के पास होती थी वो पिता की मृत्यु के बाद या पिता के बाद किसके पास जाती थी? पुत्र के पास जाती थी, है ना। तो संपत्ति का अधिकार और उसमें लैंगिक और वर्ण के आधार पर क्या चीजें थी तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अगर हम मनुस्मृति के अनुसार देखें तो मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति कहती है कि माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति पर बेटों का अधिकार है। क्या बोलती है कि माता पिता की मृत्यु के बाद किसका अधिकार है? संपत्ति पर बेटों का अधिकार होता है। और ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़े पुत्र को इसका कुछ विशेष भाग मिलता है। ठीक है, क्या बोला मनुस्मृति के अनुसार कि भाई माता पिता की अगर मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद उसकी सारी संपत्ति बेटों को मिलेगी और बेटों में भी विशेष जो मिलेगा वो किसको मिलेगा? ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़े बेटे को कुछ विशेष चीजें मिलेंगी या विशेष भाग मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगला जो है वो आपका स्त्री धन है। स्त्री धन में क्या है कि विवाह के समय पर स्त्री धन क्या, आप देखो स्त्री धन से पता चल रहा है जो धन स्त्री का है। ठीक है, तो स्त्री का धन क्या हुआ करता था? विवाह के समय पर महिलाओं को जो उपहार मिलते थे, ठीक है, जो भी उपहार विवाह के समय पर महिलाओं को मिलते थे उन्हें क्या कहा जाता था? स्त्री धन कहा जाता था। कौन से उपहार? विवाह के समय पर मिले महिलाओं को उपहार स्त्री धन कहलाते थे और उन पर इस पर उनका अधिकार होता था। लेकिन वह पति की आज्ञा के बिना गुप्त रूप से संपत्ति इकट्ठा नहीं कर सकती थी। ठीक है, अब ये जो मिला उनको सबके सामने मिला, जो ये उपहार मिले विवाह के समय, तो ये तो सबको पता है। लेकिन इसके अलावा पत्नी जो है वो क्या करते? पति की आज्ञा के बिना अगर वो चाहे कि वो अपने पास कुछ सेविंग्स वगैरह करे तो वो पत्नी को अधिकार नहीं दिया गया था। पति की आज्ञा के बिना वो कोई भी गुप्त धन या गुप्त संपत्ति इकट्ठी नहीं कर सकती थी। सिर्फ उसके पास कौन सा धन होगा? जो उसे विवाह के समय पर उपहार में मिला है। ठीक है, इसके अलावा उसके पास कोई धन नहीं होगा। ठीक है, अगला है यहाँ पर कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं। अब देखो अपवाद हर जगह पर है। कैसे? अब वाकाटक राजा की रानी थी, क्या नाम था उनका? प्रभावती गुप्त। ठीक है, प्रभावती गुप्त एक उच्च वर्ग की महिला थी और उन्होंने भूमि दान भी किया था। हाँ, अब देखो संपत्ति जब पुरुषों के पास होती थी ना तो ज्यादातर जो दान वगैरह की चीजें मिली है ना वो भी किसने करी है? पुरुषों ने ही करी है। दानों के जो भी मतलब अभिलेख मिले हैं या जो भी उल्लेख मिले हैं उन सब में हमें देखने को मिला है कि जो दान की है वो संपत्ति किसने करी है? पुरुषों ने करी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद देखने को मिलता है। जैसे बोला तो इन्होंने ये कि स्त्री के पास कोई संपत्ति नहीं होगी, लेकिन वाकाटक साम्राज्य की जो थी रानी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। ठीक है, प्रभावती गुप्त जो गुप्त साम्राज्य की बेटी थी एक तरीके से, और फिर उसके बाद इसकी शादी वाकाटक साम्राज्य में हुई थी। इनके पति की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए प्रभावती गुप्त को साम्राज्य संभालना पड़ता है। इनका पुत्र छोटा होता है ना, तो इसीलिए उच्च वर्ग की ये महिला थी। और बहुत सारे ऐसे अवशेष मतलब बहुत सारे एक उल्लेख मिलता है, एक अभिलेख मिलता है जिसमें पता चलता है कि जो प्रभावती गुप्त है उन्होंने भूमि दान भी की थी, जो दर्शाता है कि उच्च वर्ग की महिलाओं की स्थिति अलग हो सकती थी। अब मनुस्मृति वगैरह जो भी ये जो उल्लेख मिले या जो भी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं ना, आप ये देखेंगे कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन बस आम जनता पर ही ज्यादा मतलब इन्होंने
मतलब इनका प्रभाव ज्यादा आम जनता पर देखने को मिला है। ज्यादा आम जनता ही इसको फॉलो कर रही थी। जो आपके राजा महाराजा हैं या जो भी उच्च वर्ग के लोग हैं वो इसको इतना फॉलो कर ही नहीं रहे थे, ठीक है, वो अपने अनुसार चीजों को चला रहे थे। अब जैसे ये वर्ण वाली व्यवस्था भी आपको ज्यादातर ग्रामीण एरियाज में या ज्यादा आम जनता में देखने को मिलेगी। जो आपने इसमें भी अब बात देखा था कि जब जो बड़े स्तर पर है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं या जो राजा वगैरह बन गए, सरदार हैं, वो अपनी मर्जी से अपनी व्यवस्था चला रहे हैं, है ना। क्षत्रिय राजा हैं बनेंगे ये बोला गया मनुस्मृति के अनुसार, लेकिन सिर्फ क्षत्रिय राजा बने ऐसा हमने देखा नहीं। बहुत सारी जगह पे हमने देखा कि अक्षत्रिय भी जो थे वो राजा थे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इन्होंने बोला कि स्त्रियों को धन रखने की अनुमति नहीं है, लेकिन वाकाटक साम्राज्य की जो रानी है जिनका नाम प्रभावती गुप्त है, उन्होंने क्या करा, उनके पास संपत्ति थी तभी तो उन्होंने दान करी होगी। बेटा अब जब है ही नहीं मेरे पास तो मैं दान कहाँ से करूंगी, तो फिर भूमि दान उन्होंने एक करी। तो इससे पता चलता है कि वो संपत्ति भी रखा करती थी। यानी कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि महिलाओं के पास की स्थिति हर जगह पर थोड़ी सी अलग थी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वर्ण के आधार पर क्या स्थिति थी। स्त्री को धन रखने की अनुमति नहीं है, पुरुषों को में ज्येष्ठ पुत्र को ज्यादा मिलेगा पिता की संपत्ति से, ना। लेकिन वर्ण के आधार पर संपत्ति का क्या वो था, तो देखे सब सैद्धांतिक रूप से शूद्रों के पास संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं होता था, ठीक है। जो भी शूद्र हैं उनको क्या है, उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया गया था। उनका काम केवल क्या होता था, सेवा करना, ठीक है। क्या बोला, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है और इन्हें क्या करनी है, सिर्फ सेवा करनी है। जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो होते थे वो सबसे धनी होते थे, ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय धनी होंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ब्राह्मणों को दान देने का सारे लोग जो भी है आपके जो दान दे सकते हैं, ठीक है, चाहे वो क्षत्रिय हो चाहे वो वैश्य हो, वो सब दान किसको दे रहे हैं, ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ब्राह्मण तो होगा ही ना धनी। और क्षत्रिय कौन है, राजा है, और राजा को आम जनता टैक्स दे रही है तो वो भी धनी होगा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय क्या थे, धनी थे। लेकिन शूद्र तो धनी हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें अधिकार ही नहीं दिया इन्होंने संपत्ति रखने का। इसके अलावा उनका काम भी यही है कि वो सिर्फ क्या करेंगे, सेवा करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक काल्पनिक समाज रूपरेखा और संपत्ति में भागीदारी, मतलब काल्पनिक नहीं सॉरी वैकल्पिक, एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा और संपत्ति में भागीदारी। संपत्ति में किस तरीके की भागीदारी थी, जैसे कि तमिलकम यानी कि दक्षिण भारत में स्थित स्थिति थोड़ी सी अलग थी। अलग कैसे थी, वहां जो अमीर लोग होते थे और अपनी संपत्ति को दूसरों के साथ बांटते थे, उनका बहुत सम्मान किया जाता था और लालची लोगों की निंदा की जाती थी। यहाँ पर जो है अमीर लोगों को या अमीर उसको ही माना जाता था, अच्छा उसको ही माना जाता था जो क्या करता था, जो अपनी संपत्ति दूसरों में बांटा करता था, जो दान किया करता था, ठीक है। जो अपनी संपत्ति को पूरा ऐसे अपने पास ही जमा के बैठा है, किसी को दे ही नहीं रहा, ना दान कर रहा ना कुछ कर रहा, तो ऐसे लोगों को लालची कहकर उनकी निंदा की जाती थी। तमिल के एरियाज में, दक्षिण एरियाज में हमें ये स्थिति देखने को मिली है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि पहले माता पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार है, स्त्री का अपना स्त्री धन होता है जो विवाह के समय पर उसको मिला, और उस पर किसी और अन्य का अधिकार मतलब नहीं है। लेकिन स्त्री गुप्त तरीके से अपना जो धन है वो इकट्ठा नहीं कर सकती, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि जो वर्ण व्यवस्था में शूद्रों के पास धन रखने की अनुमति नहीं है शूद्रों को, और तमिल के एरियाज में थोड़ी सी स्थिति अलग है, ठीक है। अगला देखें तो अगला क्या है आपका, सामाजिक इतिहास की व्याख्या, महाभारत का गतिशील पाठ, ठीक है। अब क्या है, सामाजिक इतिहास में हमें समाज जो अब ये जो हमें अवशेष मिले जो हम पढ़ रहे हैं उसके साक्ष्य क्या है, कोई धार्मिक ग्रंथ है। और सबसे पहले हमने जब चैप्टर को शुरू किया था तो हमने महाभारत से इस चैप्टर को शुरू किया था और महाभारत का ही समालोचनात्मक संस्करण यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो अब महाभारत एक गतिशील पाठ क्यों है या इसको एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया है। तो महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि ये सदियों तक बदलता और बढ़ता रहा है, ठीक है। क्यों कहा गया है भाई, क्योंकि ये सदियों तक बदलता भी रहा है, इसमें चेंजेस देखने को मिले स्थिति के अनुसार और ये बढ़ता गया है, ठीक है। इसीलिए इसको गतिशील ग्रंथ कहा गया। गतिशील कोई भी चीज क्यों होगी भाई, गतिशील वही तो चीज होगी ना, एक्टिव या डायनेमिक वही तो चीजें होंगी जो समय के साथ रुकी हुई नहीं है, जो स्टैटिक नहीं है, ठीक है, जो बदल रही हैं टाइम के अकॉर्डिंग, वो सब चीजें क्या कहलाती है, गतिशील कहलाती हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो महाभारत है वो सदियों से क्या है, इसका स्वरूप बदल रहा है, ये बढ़ रही है ना।
इसीलिए इसको गतिशील ग्रंथ बोला गया है। अब सबसे पहले भाषा और विषय वस्तु की बात करें कि इसका जो इसका अंदर का कंटेंट है वो क्या है और इसकी भाषा कैसी है। तो महाभारत की मूल भाषा क्या है, सरल संस्कृत है, ठीक है। और इसके दो मुख्य भाग हैं, ठीक है। किसके, महाभारत के दो मुख्य भाग हैं। एक होता है आपका आख्यान और एक होता है उपदेशात्मक, ठीक है। अब ये आख्यान और उपदेशात्मक क्या है, जिसे इंग्लिश में हम नरेटिव बोलते हैं, ठीक है, आख्यान को, और डायडेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें आख्यान की, तो इसमें क्या है, कहानियों का संग्रह है। मतलब जो कहानियां हैं, जो बताया गया कि भाई ये पांडव थे, ये थे, है ना, कौरव थे, उसका पुत्र वो, उसकी माता वो, ये जो पूरी कहानी का संग्रह है वो किस में दिया गया, आख्यान वाले भाग में दिया गया है, ठीक है। तो आख्यान क्या है, कहानियों का संग्रह। लेकिन आपको पता है कि महाभारत में का जब युद्ध हुआ था तो मतलब श्री कृष्ण, जो भागवत गीता में आपने सुना होगा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे और सारे मतलब एक तरीके से उसको दिशा निर्देश दिए थे, पूरा डायरेक्शन दी कि आपको कैसे युद्ध करना है, क्यों करना है। जब भी उनको कुछ प्रॉब्लम हुई तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक तरीके से सलाह दी। तो वो जो सलाह और जो उपदेश है वो वाला पोर्शन किसमें है, तो वो उपदेशात्मक वाले भाग में है कि समाज, इसमें सामाजिक आचार विचार के नियम है, यानी कि किस तरीके से समाज होना चाहिए, समाज में क्या आचार विचार होने चाहिए, हमें किस चीज का पालन करना है, किस चीज का पालन नहीं करना है ना। जैसे कि एक बहुत फेमस ये भी था कि अर्जुन ने ये बोला था श्री कृष्ण से कि मैं कैसे लड़ सकता हूँ, ये तो सब मेरे अपने हैं, है ना। तो तब फिर उन्होंने ये समझाया, श्री कृष्ण ने समझाया कि भाई अपने तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ तो गलत हुआ है ना, और गलत के खिलाफ तुम्हें आवाज उठानी है ना। इसीलिए उन्होंने मतलब जब भी उन्हें कोई भी मन में शंका आई, कुछ भी आया, तो उस सब का निवारण करते हुए, सबको ठीक करते हुए श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया। तो ये जो उपदेश वाला पार्ट है, वो उपदेश वाला पार्ट उपदेशात्मक भाग में दिया गया है, ठीक है। अब अगला है कि इसके लेखक कौन थे। तो जैसे कि समालोचनात्मक संस्करण तो इसका वी एस सुक्तांकर जी ने किया था, लेकिन इसको रियलिटी में लिखा किसने था, तो इसके लेखक, मूल कथा के जो रचयिता है वो किसको माना जाता है, भाट सारथी को माना जाता है, और जिन्हें सुत के नाम से भी जाना जाता है। वे राजाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय और उपलब्धियों पर कविताएं लिखते थे। भाट सारथी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो युद्ध में साथ में जाया करते थे राजाओं के, और पूरा विवरण जो हुआ, ठीक है, वो देखा करते थे और उसके बाद उसको लिखा करते थे, कौन जीता, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब लिखा करते थे। जैसे कि आज के टाइम ये मान लो एक तरीके से वो कैमरा रिकॉर्डिंग की तरह काम करते थे। जैसे आज के समय पर कहीं पर कुछ हो तो उसकी कैमरा रिकॉर्डिंग, शादी वगैरह में कैमरा रिकॉर्डिंग होती है ना, रिकॉर्डिंग की जाती है, तो फिर उसके बाद हम घर आके देखते हैं कि भाई ये हुआ, वो हुआ। और आजकल तो कैमरास की भी जरूरत है, मतलब रिकॉर्डिंग के लिए हमें अलग से फोटोग्राफर बुलाने की भी जरूरत नहीं, सब फोटोग्राफर हैं आजकल, सब अपना फोन लेके रिकॉर्ड करते रहते हैं, है ना। तो ये सब चीजें एक तरीके से उस समय पे ये तो हुआ नहीं करते थे। तो भाट सारथी का मेन काम ये था कि वो पूरे युद्ध में देखे क्या क्या चीजें हो रही हैं, और उनको उसके बाद आकर लिखना, ये भाट सारथी का काम हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा 500 ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस पर नियंत्रण कर लिया और इसे लिखना शुरू किया, ठीक है। पहले भाट सारथी ने लिखा, लेकिन उसके बाद ब्राह्मणों ने इसको लिखा, ठीक है, महाभारत को। इसके बाद 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच इसमें मनुस्मृति के बड़े हिस्से और श्री कृष्ण को विष्णु के रूप में बताते हुए उपदेशात्मक अंग को जोड़ा गया, ठीक है। कब जोड़ा गया, मनुस्मृति के पाठ को भी इसमें जोड़ दिया। अब देखो, ब्राह्मण आए और मनुस्मृति ना जुड़ा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। ब्राह्मणों ने एक ही चीज देखी और एक ही चीज पढ़ी, वो है मनुस्मृति, और उसको वो हर जगह पर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने मनुस्मृति को के हिस्से को जोड़ा इसमें, और साथ ही साथ जो श्री कृष्ण का, मतलब श्री कृष्ण जिन्हें विष्णु का रूप माना जाता है, उन्होंने जो उपदेश दिए हैं उस अंश को भी इसमें 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में जोड़ा गया। तो मूल रूप से इसमें कितने हैं, इसमें 10,000 से कम श्लोक थे, जो बढ़कर 1,00,000 श्लोक हो गए। पहले ये क्या थे, 10,000 से भी कम थे श्लोक, लेकिन बाद में जब इसमें ये पार्ट जोड़े गए, तब अब के समय पर अगर पूछा जाए तो इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 के अराउंड है, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाता है क्वेश्चन, क्योंकि जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो उस वाले पोर्शन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि महाभारत में कितने श्लोक हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पहले तो 10,000 थे या 10,000 से भी कम थे, लेकिन बाद में 200 ईसा पूर्व से ईस्वी के समय पर ये श्लोकों की संख्या बढ़ गई, और अब अगर पूछा जाए तो 1,00,000 के अराउंड इसमें क्या है, श्लोकों की संख्या है, ठीक है।
इसमें इसके अंतिम रचयिता कौन है? वेद व्यास। ठीक है, अंतिम रचयिता जिन्होंने लास्ट में इसको पूरा खत्म किया, इसको समाप्त किया, वाइंड अप किया, वो कौन थे? वो हैं आपके वेद व्यास। ठीक है, तो कौन हो गए? सबसे पहले मूल कथा भाटसारथी ने लिखी, फिर उसके बाद 500 ईसा पूर्व के समय ब्राह्मणों ने इसे लिखना शुरू किया। ब्राह्मणों ने इसमें मनुस्मृति और श्री कृष्ण वाले उपदेश का जो पाठ है वो ऐड किया, और उसके बाद इसके श्लोकों की संख्या 10,000 से बढ़कर 1,00,000 हो गई। और जब इसको एंड करने वाले, इसको खत्म करने वाले कौन थे? आपके वेद व्यास जी थे। ठीक है, इसके बाद बात करें कुरुक्षेत्र का उत्खनन। ठीक है, जब कुरुक्षेत्र का उत्खनन किया गया, उसको उस पर खुदाई हुई, तो क्या देखने को मिलता है? तो 1951 से 52 में पुरातत्वविद बीबी लाल ने मेरठ उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन किया। ठीक है, यहाँ मेरठ में एक गांव है जिसका नाम है हस्तिनापुर। ठीक है, तो वहां पर क्या किया? वहां पर उत्खनन हुआ, वहां पे खुदाई की गई, तो वहां उन्हें आबादी के 5 स्तर मिले, जिनमें से दूसरा और तीसरे स्तर में किलों और घरों के साक्ष्य मिले जो महाभारत की कहानी से मेल खाते हैं। ठीक है, तो मतलब उन्हें एक तरीके से 5 लेयर्स मिली, और मतलब 5 लेयर्स ऐसी मिली कि यहाँ पर 5 बार बसा, मतलब नगर बसे हैं, फिर तबाह हुए हैं, बसे हैं, नगर तबाह हुए हैं, इस तरीके से 5 सभ्यताओं का ऐसा उल्लेख उनको मिला। तो जब उन्होंने देखा तो जो दूसरा और तीसरा स्तर था उसमें उन्हें किले मिले हैं, कुछ घर ऐसे मिले, तो जो उनको साक्ष्य मिले, जो एविडेंस उनको मिले, उससे उन्होंने मतलब जब उन्होंने महाभारत को देखा और उन्हें देखा तो कुछ मेल उन्हें दोनों चीज़ों में देखने को मिला। यानी कि जो आपको पता है ना कि जो पांडव वगैरह का जो घर था हस्तिनापुर, ठीक है, तो वो हस्तिनापुर के साक्ष्य आज के हस्तिनापुर से मिले हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये कहानी सच थी। यहाँ पर भी मतलब ये चीज एक तरीके से बोले तो मतलब यहाँ पर ये चीज सिद्ध हो जाती है कि ये कहानी नहीं है, रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद आपका ये जो है ये हो जाता है चैप्टर पूरी तरीके से खत्म। ठीक है, तो आपका चैप्टर 3 हिस्ट्री का क्लास 12 का पूरी तरीके से आपका खत्म हो जाता है। अब हम चैप्टर 4 जो है वो शुरू करेंगे, दोनों का ही, पॉलिटिकल साइंस का भी एंड हिस्ट्री का भी। लेकिन उससे पहले मेरे को और भी क्लासेस के लिए वीडियो बनानी है। तो अब जैसे आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली है, 4 पार्ट्स इसके मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, और उसके साथ आपका पूरा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब खुद तो करना ही है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारा कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर ज़रूर करना है, ताकि उन तक भी एक अच्छा कंटेंट पहुंच सके। तो फिर अभी के लिए थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।